हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 13 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है संस्कृति और विज्ञान। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में मुख्यतः जो हमारा फोकस होगा वो गुप्त वंश यानी कि गुप्त काल के बारे में होगा। और गुप्त काल में भारत का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है या फिर स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है क्योंकि इस समय में यानी कि गुप्त वंश के का जो पीरियड है, यानी कि जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, उस पीरियड में जो हमारा साहित्य है, कला और साहित्य है, और साथ ही साथ वास्तुकला, चित्रकला, इन और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई थी। और इसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किया था। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी ही, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? संस्कृति और विज्ञान के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जब इतिहास पढ़े थे 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच वाला, जिसमें हम लोग पढ़े थे गुप्त साम्राज्य के बारे में, और गुप्त साम्राज्य के बारे में उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्यों, पांड्यों और चेरों के बारे में, और साथ ही साथ हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। अब क्या करें कि भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच का जो समय है वो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 4वीं शताब्दी से लेकर के यानी कि 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच वाला जो पीरियड है, इसमें भारतीय इतिहास में यानी कि उस समय का जो भारतीय इतिहास का जो पीरियड है, उस समय भारत में साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रगति हुआ था। भारत में बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार हुए थे, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। और बहुत ही एक से एक बेहतरीन जो वैज्ञानिक है वो भारत में पैदा हुए थे, और उन्होंने अद्भुत काम किया था। अब क्या करा है कि इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या था, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते पुराण और महाकाव्य काल क्या होता है। यानी कि पुराण और महाकाव्य काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब की कहानी सुनते हैं हम लोग, पढ़ते हैं रामायण। रामायण में राम जी की कहानी बताई जाती है, उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है, उनके समय के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे किस तरीके से उनका विकास होता है, वो कैसे बड़े होते हैं, उनका मतलब पूरा जो जीवन है उनके बारे में बताया जाता है राम जी के रामायण में। उसी तरीके से महाभारत में हमें पढ़ना होता है श्री कृष्ण के बारे में, और पांडव और कौरवों के बारे में पढ़ना रहता है, और उनकी कहानी से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? महाभारत से। तो आपने कभी सोचा है कि क्या जो रामायण वाली घटना है क्या वो सच है, और ये कब लिखा गया था? ये क्या है? एक महाकाव्य है। और साथ ही साथ महाभारत की जो घटना है क्या ये सच है? क्या ये 100% सत्य है, या और ये कब लिखा गया था? तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये जो 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच वाला जो पीरियड था, इसी समय में जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और जितने भी पुराण हैं उन सभी का जो रचना है, और साथ ही साथ तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित कब किया गया था? इसी पीरियड में किया गया था। यानी कि 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो पीरियड है, इसी पीरियड में रामायण और महाभारत को, और साथ ही साथ जितने भी तमिल साहित्य है, इन सभी को संकलित किया गया था अंतिम रूप से। ये पहले से लिखे जा रहे थे, लेकिन इसको अंतिम रूप से कब तक संकलित किया गया था? तो 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। अब बात करें, और साथ ही साथ इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों, गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई थी, और इसलिए इस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में महाकाव्य काल किसे कहा जाता है, तो 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे? महाकाव्य काल बोलेंगे। और इसको महाकाव्य काल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी समय में, इसी काल में महाकाव्यों की रचना हुई थी, जिसमें हो गया रामायण हो गया, महाभारत हो गया,
तमिल साहित्य हो गए, और भी जो गैर रिलीजन यानी कि गैर धार्मिक जो साहित्य हैं उनका संकलन हुआ था। इसलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं, महाकाव्य काल बोलते हैं। और जितने भी पुराण हैं उनकी भी रचना कब हुई थी, इसी समय में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्या, कला और साहित्य के बारे में। तो देखो, यह काल साहित्य की रचना की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा। समृद्ध रहने का मतलब क्या हुआ कि साहित्य की दृष्टि से, यानी साहित्य कहने का मतलब क्या होता है कि वैसी चीजें, वैसी बातें जो पढ़ने लिखने के काम में आते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, नाटक हो गया, बुक पुस्तकें लिखी गई, बहुत सी चीजें लिखी गई, उन सभी का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ने लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं, साहित्य कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों का यानी कि साहित्यों का विकास इस समय में बहुत ही अच्छा रहा। यानी कि साहित्य की दृष्टि, साहित्य की रचना दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ये जो समय था, ये काल जो था वो काफ़ी समृद्ध रहा है। इस काल में कई धार्मिक और लौकिक साहित्यों की रचना हुई है। ठीक है ना। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। जैसा कि हम लोग जब रामायण की कहानी सुनेगा तो कितना मधुर, मतलब कितना अच्छे तरीके से वेल मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतने अच्छे तरीके से इस कहानी को बनाया गया है। जब हम सुनते हैं तो एकदम हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड महसूस होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया था, इस पीरियड में लिखा गया था। और पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। पुराणों से हमें धार्मिक और सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। यानी कि जब हम पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे वंश के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में ये राजा होते थे, उनके ये वंशज थे, इन्होंने ये घटनाएं की, ये युद्ध लड़े, इन्होंने ये मतलब अलग अलग देवताओं की पूजा की, उनसे ये प्राप्त हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारियां हैं वो कहाँ से मिलती है, तो पुराणों से मिलती है। ठीक है। अब क्या करा है कि हिंदू रीति रिवाजों एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना भी इसी काल में हुई थी। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया था। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये जो रामायण है और ये जो महाभारत है, इनकी रचना कब हुई थी, तो 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो समय है, इसी समय में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी अंतिम रूप से। ऐसे तो लिखने में इसको वर्षों लग गया था। ठीक है। अब बात करें कुमार संभव। ठीक है ना। कुमार संभव एक साहित्य है। इसमें क्या है कि शिव और पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है, जिसमें जब हम कुमार संभव पढ़ते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि जो पार्वती हैं वो शिव से विवाह करने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी, और उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है ना। अब बात करें गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में या फिर इतिहास के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, और वो क्या देखे होंगे कि जितने भी राजा होते थे वो अपने दरबार में, यानी कि जो राजा का कोर्ट होता था, उसमें बहुत से लोगों को स्थान दिया जाता था। जैसे वैज्ञानिक हो गए, मंत्री हो गए, कवि हो गए, नृत्य करने वाले हो गए, गाना गाने वाले लोग हो गए। ये सब क्या होते थे, राजा के दरबार में रहते थे, राजा को मनोरंजन करने के लिए। तो उसी तरीके से राजा अपने कोर्ट में क्या रखते थे, कवि को रखते थे, जो कविताएं लिखते थे राजा के बारे में। अगर कोई बातें लिखनी हो, राजा की कहानी लिखनी हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, राइटर चाहिए, पोएट चाहिए। तो राजा अपने दरबार में कवि भी रखते थे। तो जो गुप्त काल के जो दरबारी कवि थे, उनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद है। जैसा कि आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादातर जो जानकारियां हैं वो किसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसको किसने लिखा था, तो वो जो गुप्त काल के जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, वो कौन थे, हरिसेन। तो हरिसेन जी ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। और जब हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं तो हमें गुप्त काल की बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं हमें पता चलती है। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। और ये जो हरिसेन थे ना, वो अगर अपने जो काव्य यानी कि जो कविताएं हैं वो लिखने की उनकी शैली किसकी थी, तो कालिदास जिस शैली में लिखते थे, ठीक उसी शैली में हरिसेन जी भी क्या है, ये कविताएं लिखते थे, अपना काव्य रचना करते थे। और क्या करा है कि इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा। तो अगर बात किया जाए
तो ये जो महाकाव्य काल है 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो समय है, इस काल के सबसे जो महानतम रचनाकार है वो कौन है? कालिदास। और कालिदास ने क्या क्या लिखा है? तो कालिदास ने कविताएं लिखी है और साथ ही साथ नाटक भी लिखे हैं और बहुत सी पुस्तकें लिखे हैं। कालिदास के नाटक के बारे में बात किया जाए तो सुखांत और प्रेम प्रधान है। यानी कि जो कालिदास हैं वो उनका थीम क्या था, यानी कि ज़्यादातर वो जो अपना नाटक है वो किन किन चीज़ों के ऊपर लिखते थे? तो वो सुखांत और प्रेम प्रधान के ऊपर लिखते थे, यानी कि प्रेम के ऊपर लिखते थे, जिसमें प्रेम के बारे में बताई गई हों, दो लोगों के बारे में या फिर बहुत से लोगों के बारे में, उनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। और साथ ही साथ सुखांत और प्रेम प्रधान था। और इनकी रचनाओं में, यानी कि जो कालिदास के जो नाटक होते थे, जो रचनाएं हैं उनमें क्या है? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम है। यानी कि ये सब उनके बुक्स का नाम है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि रघुवंशम के लेखक कौन है, रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? कालिदास। या फिर कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, इन सारी रचनाओं के रचनाकार कौन है? कालिदास है। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। अगर मान लीजिए अपने नाटक में वो किसी उच्च सामाजिक स्तर के पात्र को संस्कृत में बोलते थे, यानी कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण से रिलेटेड अगर कोई उनके नाटक में पात्र आ रहा है, कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति की चर्चा की जा रही है नाटक में जो ब्राह्मण है, तो उसके लिए जो कालिदास होते थे वो कौन से लैंग्वेज का यूज करते थे? तो संस्कृत का। और वहीं अगर निम्न सामाजिक स्तर के पात्र, जैसे मान लीजिए कोई दास हो गया, कोई राजा का नौकर हो गया, सारथी हो गया, तो उसके लिए अपने नाटक में कौन से शब्द, कौन से भाषा का प्रयोग करते थे कालिदास? तो वो हो गया, या फिर स्त्री के बारे में तो प्राकृत या फिर अन्य स्थानीय जो भाषा होती थी उनका वो प्रयोग करते थे। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य और नाट्य कला में दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ है। और मालविकाग्निमित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। और साथ ही साथ इस काल के नाटक में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इनका नायक दखी ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त एवं नायिका वसंत सेना नाम की गायिका है। और इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन से ज़्यादा करीब दिखाई देता है। और इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उनमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का सहज चित्रण है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी, इन सारी चीज़ों का वर्णन किस रचना में है? तो शूद्रक के द्वारा जो रचना की गई है मृच्छकटिकम, उसमें हमें मिलती है। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त नामक दो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। तो विशाखा दत्त ने कौन कौन से पुस्तक की रचना की है? तो वो लिखा है मुद्रा राक्षस और साथ ही साथ चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम। और इन दो नाटकों में विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? तो वही जहाँ पे मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, जो नाटक है, उसमें किन के बारे में लिखा गया है? तो चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे ट्रेंड किया और कैसे धनानंद को हरा करके मगध साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य को इतने बड़े क्षेत्र में विस्तारित किया, इनके बारे में, यानी कि चाणक्य की नीतियों के बारे में कौन से पुस्तक में लिखा हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस के जो राइटर हैं वो कौन है? तो वो है फ्रेंड्स विशाखा दत्त। और अगर बात करें देवी चंद्रगुप्तम की, तो देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि कैसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो शकाधिपति को जा करके और हत्या कर देता है और रामगुप्त की जो वाइफ है उसके साथ क्या कर लेता है? शादी कर लेता है ध्रुव देवी के साथ। तो ये जो कहानी है ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था, इसलिए नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। और वहीं अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक अमर सिंह ने अमर को संस्कृत शब्दकोश की रचना की। और वात्स्यायन का काम सूत्र भी इस काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है और इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का
तार्किक विवेचन किया गया। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। और अगर इसी समय में दक्षिण भारत की बात की जाए तो इसी दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें संगम साहित्य के नाम से, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई है। और इन इलगो नामक कवि ने, एक कवि हैं जिनका नाम है इलगो नामक कवि ने शिल्पादिक्रम की रचना की। इसमें केवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कनगी को छोड़कर माधवी नाम के विषय से प्रेम करता है। और राजा जौहरी के द्वारा चोरी करने का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राण दंड दे दिया गया। और इसकी पत्नी कनगी ने अन्याय के विरोध में उसका मदुरा शहर को नाश कर डाला। और मणिमेखलाई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही क्या है, सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। और इसमें केवलन को माधवी की बेटी की कहानी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी कुछ प्रॉपर एक पात्र को उठाया जाता है और उसी के जीवन से रिलेटेड नाटक को गढ़ा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस पीरियड में बहुत सी ऐसी रचनाएं की गई जो अपने क्षेत्र के, अपने समय के सबसे उत्कृष्टतम रचना में से जाना जाता है। और बहुत से एक से एक रचनाकार हुए, एक से एक कवि हुए, जिन्होंने अच्छी अच्छी रचनाओं का निर्माण किया। ठीक है। और आम लोगों के द्वारा भी कहानी और जो कविता है, गीत है और नाटक लिखे जाते थे। और इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य और पंचतंत्र में सम्मिलित है। आपने पंचतंत्र के विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित पुस्तक है पंचतंत्र, उसके बारे में भी सुने होंगे, जो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षाप्रद कहानी बोला जा सकता है, जिसको पढ़ने से हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है, नैतिक शिक्षा मिलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लोमड़ी की कहानी, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था बाघ की कहानी, जो क्या करता है कि एक लोमड़ी होता है और क्या जैसे लोमड़ी और बाघ की कहानी। और एक ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि शेर बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है कि माला लेकर के जपते रहता है। जब उसको खाने के लिए कुछ शिकार करने में वो समर्थ नहीं होता है तो क्या करता है कि एक बूढ़ा बाघ जो बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, उसको शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। तो वो क्या करता है कि नदी के किनारे जा करके और माला ले करके भगवान का नाम जपता है। और उसी को देख करके बोलता है, उस बीच से लोमड़ी गुजर रही होती है तो पूछती है कि आप इतने धार्मिक कैसे हो गए, आप तो वध करते थे। तो बोला कि अब जीवन का अंतिम समय है और मैं अब शिकारी कार्य छोड़ दिया हूँ, इतना हत्या करके पाप लेने से कि क्या हो सकता है, अब हम क्या हो गए हैं, शिकार छोड़ दिए हैं, अब इसी तरीके से भगवान का नाम लेना है और जीवन को त्याग देना है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो क्या कर देता है, लोमड़ी उस पर विश्वास करती है कि अब तो ये क्या हो गया, सुधर गया है, और उसके पास जाती है और उसको क्या कर देता है, वो खा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इससे क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति जिसका नेचर जैसा है वो अपने नेचर को नहीं छोड़ सकता, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ सकता। बाघ है वो तो हिंसा करेगा ही, वो तो मारेगा ही। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी ज्ञानप्रद कहानियों के माध्यम से हमें क्या किया गया है कि ये बताने के और ये जागृत करने की कोशिश की गई है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी शिक्षाप्रद रचना किया गया था इस पीरियड में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।